दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ हैं श्री विशाल शिवहरे, ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक और राजनीतिक समीक्षक। स्वागत है आपका विशाल जी, नई परख के मंच पर, आपके ही अपने कार्यक्रम एनआरआई नजर में। गौतम अडानी अक्सर खबरों में रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ खास कारणों से खबरों में हैं। अमेरिका में उनके ऊपर जो एक फ्रॉड का इल्जाम लगा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भारतीय मीडिया में ये खबर आई है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन दिया है कि वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, जिससे इस खबर के अनुसार 15,000 रोजगार पैदा होंगे। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हुए और उनकी जो प्ली बार्गेनिंग थी, डोनाल्ड ट्रंप के ही खास वकील को लेकर उन्होंने उनसे करवाई थी, उसके जरिए उन्हें करीबन 170-71 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जिससे वो और उनके भांजे सागर अडानी दोनों इस फ्रॉड के इल्जाम से मुक्त हो जाएंगे। मेरे दिमाग में सवाल ये है लगातार कि ये 171 करोड़ देना तो उनकी हैसियत के दायरे में आता है, लेकिन 10 अरब डॉलर निवेश करना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, ये कुछ और ही चीज है। ये 10 अरब डॉलर उनके पास कहां से आएंगे? क्या जैसे हम लोग जब विदेश जाते हैं तो भारत से डॉलर खरीदते हैं, रिजर्व बैंक हमें डॉलर बेचता है, बैंक हमें डॉलर बेचते हैं। 10 अरब डॉलर क्या जो रिजर्व बैंक उन्हें देगा? रिजर्व बैंक से वो 10 अरब डॉलर खरीदेंगे? भारत में तो पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार नीचे जा रहा है। 10 अरब डॉलर कहां से आएगा? क्या उस 10 अरब डॉलर से डॉलर वो विदेशी बैंकों से उठाएंगे? उसमें तो उनको बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रुपए की कीमत वैसे भी डॉलर के मुकाबले बहुत घट रही है। तो ऐसी हालत में बहुत मुश्किल है अडानी के लिए 10 अरब डॉलर की जुगाड़ करना। हालांकि मोदी जी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो रिजर्व बैंक को आदेश भी दे सकते हैं कि भाई हमारे बंदे को 10 अरब डॉलर दे दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे डिकोड करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अभय जी, अडानी इंटरप्राइज एक बहुत बड़ा भारत का इंटरप्राइज है। लगभग भारत का पहले या दूसरे नंबर का इंटरप्राइज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि गौतम अडानी जी ने अपने जीवन काल में इतना बड़ा इंटरप्राइज शुरू किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अहमदाबाद में उनकी एक टीवी की एजेंसी हुआ करती थी, नवरंगपुरा में, और उस टीवी की एजेंसी से आज इतना बड़ा व्यापार उसका साम्राज्य बनाना एक बहुत ही कठिन और चैलेंजिंग काम होता है। और उसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सराहना के पात्र हैं वो लोग। यहाँ तक इस केस की बात है, इस केस के अंदर कई साल दो साल पहले करीब 2024 में एसईसी, वहाँ का अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने करप्शन के चार्जेस पे अडानी जी के ग्रुप पे $286 मिलियन के करप्शन के चार्ज में उन्होंने उनको पकड़ा था और क्रिमिनल चार्जेस इंस्टिगेट किए थे। जैसा कि मैं अमेरिका की हिस्ट्री से और एसईसी से काफी परिचित हूँ, एसईसी इस तरह के चार्जेस को लगाता है। फिर जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजे जिसको बोलते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस, चार्जेस फ्रेम करने से पहले दोनों पार्टियां, सरकार और जो क्रिमिनल्स होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। और अगर वो केस कोर्ट में पहुंचने से पहले प्री सेटलमेंट, जिस तरह से आपने बताया, उसके अंदर उसको सेटल करने की बात करते हैं। इसमें दोनों ही बातें हैं जो समझने और देखने वाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक उनके वकीलों की तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी एक तरह से डील गवर्नमेंट से स्नैच कर ली। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उनके वकीलों ने उनको एक बहुत अच्छी डील भी ऑफर नहीं की है कई महीनों में। तो अपन इस डील को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। $286 मिलियन की करप्शन के चार्ज में पेनल्टी पर जो लगाई जा रही है वो है $18 मिलियन। दैट इज अराउंड 8% to 7% पेनल्टी। अब इसके अंदर ना कोई चार्जेस, ना कोई केस कोर्ट, ना कोई किसी तरह का रिकॉर्ड, ना कोई किसी तरह का उल्लेख। सबसे बड़ी बात यह है, अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो पेनल्टी या स्कैम होता है उसका डबल या ट्रिपल पेनल्टी लगा के एसईसी उसको सेटल करती है। उन फॉर्मूलों के हिसाब से करीब करीब $500 मिलियन की पेनल्टी बनती थी, बट उन्होंने 18 मिलियन की लगाई है। ये अच्छी बात है देश के लिए भी और कंपनी के लिए भी।
तो पहले तो ये एक थोड़ा-सा सोचने की बात है। लेकिन हाँ, इसके अंदर अगर अपन $10 बिलियन जो आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया है, कई हवालों से $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है और कई जगह से करीब-करीब $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। अगर ये रेंज और ये दोनों चीजें अगर लिंक्ड हैं, तो इनके वकीलों ने इनको अच्छी डील नहीं लाके दी। 30 बिलियन या $10 बिलियन के एवज में केवल आपको एसईसी से इस तरह की रियायत मिलना थोड़ा-सा अटपटा लगता है। और ऐसे समय में अपन को इस बात पे और देखना चाहिए, ऐसे समय में जब भारत में और भारत के प्रधानमंत्री जी लोगों से विदेशी मुद्रा को बचाने की बात कर रहे हैं, उनके ट्रैवल कट शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं और भारत बहुत ही बड़े मुद्रा संकट से गुजर रहा है, विदेशी मुद्रा से संकट से। इस समय में देश का $30 बिलियन जो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होता है, वो बाहर जाएगा। उस पर थोड़ा-सा चर्चा सरकार को इनसे करनी चाहिए और इसमें अगर हो सके तो रिवाइज़ पिटीशन डालना चाहिए उनको कि हम ये शायद पैसा नहीं लगा पाएँगे या कुछ और या कुछ। पहला। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले अंबानी ग्रुप ने भी करीब-करीब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस में करने की घोषणा, जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी ने की थी अपने ट्वीट से। तो वो भी बड़ा अचरज की बात है कि अगर कोई एक भारतीय कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरी देश में, तो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स से इस तरह के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल का जमाना तो आप समझ जाइए अलग तरह का है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स नहीं लेके यूएस प्रेसिडेंट की ट्वीट से होता है। सो हाँ, इसके अंदर भारत विशाल जी, मैं सरकार बीच में माफ कीजिए हस्तक्षेप कर रहा हूं। अभी तक अदानी जी की कंपनी ने या अदानी जी ने या रिलायंस ने जिन कथित निवेशों की बात चल रही है अरबों डॉलर के, उनकी अभी तक अपनी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इन कंपनियों ने नहीं माना है कि हम ये निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में लिख दिया था? अभी रिलायंस कंपनी ने उसकी पुष्टि नहीं की है अभी तक। अभय जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इसी टेक्निकल पॉइंट से आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था। जी, इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद बिल्कुल किए ठीक, जाते हैं, बिल्कुल। ना कि राष्ट्रपतियों के ट्वीट के जरिए। हुँ, अ, आपने यहाँ तक पैसे रेज करने की बात की है, 10 बिलियन से लेके $30 बिलियन, इस पे एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। ये पैसा भारत की ट्रेजरी से ही जाएगा, हुँ, इसको रिजर्व बैंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चूंकि भारत अडानी एक भारत लिस्टेड कंपनी है, तो सारा ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट भारत से ही बनती है और उस बैलेंस शीट का भारत के रिजर्व बैंक से सीधा सीधा लेना है और ये पैसा भारत की ट्रेजरी से जाएगा। उस परिस्थिति में जब भारत में पेट्रोल बचाने की बात चल रही है, विदेशी ट्रिप घूमने की बात कम करी जा रही है, सोना एक एक साल तक, दो दो साल तक खरीदने के लिए पॉज करने की बात की जा रही है, इस टाइम पे भारत सरकार को किसी भी तरह के निवेश को लेके होने वाले पॉलिसीगत या नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप ऐसा अमेरिका में अगर देखें, इस तरह का एक मूवमेंट भी चला था जब बेसोस साहब ने अपनी शादी इटली में की और काफी संस्थानिक और गैर सरकारी संस्थानों ने वहां प्रोटेस्ट किया उनकी शादी पे। और उन्होंने ये बात ही वहां बोली थी कि हमसे तो आप बोलते हैं कि एक एक स्ट्रॉ बचाइए प्लास्टिक का, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, और उनकी शादी के लिए और कई सैकड़ों प्लेन और हजारों प्लेन लोग अपने लेके आए हुँ, और कई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हुआ। हुँ। तो क्या आम आदमी एक एक स्ट्रॉ बचा के देश बचाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 बिलियन डॉलर बाहर ले जाके विदेशी मुद्रा कम नहीं करेंगी? हुँ। सही बात है, भारत में इतनी बेरोज़गारी है और अमेरिका में 15,000 रोज़गार पैदा करने के लिए भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति वहाँ पर 10 बिलियन या 30 बिलियन डॉलर वहाँ पे निवेश करे, तो उस पे ज़ाहिर है सवाल तो उठेगा ही। अच्छा, अब लेकिन जैसे मैंने आपने पहले कहा कि मोदी जी और अदानी के संबंध छुपे हुए नहीं हैं। भारतीय राजनीतिक दायरे में उन दोनों को मोदानी करके याद किया जाता है। उनके आलोचक ही कहते हैं, मोदानी कहते हैं उनको। ख़ैर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। वो भारतीय जनता पार्टी वालों को बड़ा आपत्तिजनक लगता है जब उनको मोदानी कहा जाता है। तो मोद लेकिन ये भी बात सही है, जहाँ-जहाँ मोदी जी जाते हैं, वहाँ कहीं न कहीं अगर उसकी जाँच की जाए विदे दुनिया में,
तो कहीं न कहीं वो गौतम अदानी का कोई न कोई हित सिद्ध कर रहे होते हैं। कहीं उनको कोई प्रोजेक्ट दिला रहे होते हैं, कहीं उनके लिए किसी निवेश की व्यवस्था कर रहे होते हैं, कहीं उनके संबंध बिगड़ गए होते हैं, उन संबंधों को दुरुस्त कर रहे होते हैं। मोदी जी कहीं भी जाएँ और भी एजेंडे उनके साथ होते होंगे, लेकिन ये एजेंडा उनके साथ ज़रूर होता है, बिना इसके मोदी जी की विदेश यात्राएँ तय नहीं होती हैं। मोटे तौर पे अभी तक का रिकॉर्ड तो यही कहता है। अदानी जी आपने अदानी जी को बधाई दी कि उन्होंने बड़ी प्रगति की है, ठीक की है प्रगति, लेकिन उस प्रगति में उनके परम मित्र नरेंद्र मोदी का भी हाथ है और जैसे-जैसे उनकी प्रगति हुई है, उनके चरणों की हम जाँच करें, तो हर जगह मोदी जी नज़र आते हैं। उनको प्रोत्साहित करते हुए पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, बाद में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो अभी तो मोदी जी गए हुए हैं। मोदी जी की विदेश यात्रा हुई है। वो अभी मध्य पूर्व में भी गए हैं, वो अभी नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी गए हैं, कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी गए हैं, वो वेस्टर्न यूरोप में इटली में भी। तो ये सब यात्रा तो आपके आप बताइए क्या अभी भी मोदी जी अ, कोई रिश्ता कोई आपको लिंक नज़र आ रहा है इससे? अभय जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हुँ, ये एक विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की नई राजनीति का एक पहलू है, हुँ, जिसमें बिज़नेस डेलीगेशंस को हेड ऑफ द स्टेट्स दूसरी कंट्री में अपने साथ ले जाते हैं। अभी आपने अगर रिसेंट समिट चाइना और यूएस की भी देखी हो, आपको दिखेगा उसके अंदर 35 बड़े-बड़े सीईओ वहाँ गए और वो 35 सीईओ ने जो डील की उसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सरकार को दी और वो डीलें वहाँ कराई। 200 बोइंग, एनवीडिया के चिप वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये एक नया, स्पेशली राइट विंग पॉलिटिक्स में जो पार्टियां हैं, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और भी कई पार्टियां हैं, वो अपने साथ इस तरह के बिजनेस डील्स को आगे ले जाती हैं और उसको अपनी अपनी सक्सेस के रूप में बताने की कोशिश करती हैं। हुँ, किसी भी बड़े व्यापार व्यापार का व्यापारी का सरकार से सपोर्ट बहुत ही जायज है और सभी सरकारें करना करती हैं और करना भी चाहिए। जहाँ तक मोदी जी की ट्रिप का सवाल है, अगर उसको एनालाइज करें अपन, तो वो आपका जो असेसमेंट है वो कई तरह से सही है। अभी मोदी जी से अभी अभी कुछ दिन, 15 मई को उन्होंने यूएई से अपनी यात्रा चालू की, जिसमें उन्होंने यूएई में उन्होंने एक यूएई से एडनॉक कंपनी से एक डील की है, जिसके अंदर यूएई के एडनॉक कंपनी करीब-करीब 4 मिलियन बैरल का रिजर्व भारत में बनाएगी और एलएनजी अपने यूएई में बनाएगी और एलएनजी की स्टोरेज इंडिया में बनाएगी और इस तरह की एक डील की और $5 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट एडीआईए एंड नीफ करेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, कई मायनों में। सबसे पहले मायनों में तो इस बात का पहलू ये है कि ओपेक से निकलने के बाद यूएई की किसी भी कंट्री से इतनी बड़ी डील होना, जिसमें भारत जैसी कंट्री 4 मिलियन बैरल ऑयल की और रिजर्व की, ग्लोबल रिजर्व की प्रॉमिस करे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा अपन को दूसरे ढंग से भी सोचने की ज़रूरत है। क्या ये भारत की, जो मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले टीवी पे बोला था, जिसमें कहा था कि हम पेट्रोल कम खर्च करें या पेट्रोल पे पैसे बढ़ने वाले हैं, क्या उस समस्या को सॉल्व कर पाएगी? तो आंसर नहीं है। जैसे आप सोचे कि अकाल पड़ा हुआ है, सूखा आया हुआ है और अपन खेत में जाके बुवाई चालू कर दें या कुएँ के लिए पानी खोदना चालू कर दें, तो आपका अकाल और सूखा वो तेल के कुएँ खोदने से या पानी के कुएँ खोदने से संभव नहीं होता। आपको पानी आज चाहिए, ना कि 2 साल बाद, पहला। दूसरा, अभी आपने सुना होगा कि मंत्री जी ने बोला था कि अंडमान निकोबार में तेल निकल आया है। वो तेल पेट्रोल पंप पहुँचने तक करीब-करीब 10 साल लगेंगे। हमें ज़रूरत है आज की। अ, आज जो यूएई से पैक्ट किया है, रिज़र्व बनेंगे। सवाल ये है, क्या यूएई से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई टैंकर बाहर निकल पा रहा है? हुँ, आंसर इज़ नो। हुँ, ये सिंबॉलिक है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएँ व्यापार की। बिल्कुल, आइडिया भारत में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, वो भी एक बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसमें भी अच्छी बात है। वहाँ से मोदी जी का 5 दिन का टूर और 3 दिन का टूर होता है
नॉर्डिक कंट्री में नॉर्डिक समिट के लिए, जो कि एक समिट है 17 मई को, जी 17 या 18 मई को, 19 मई को, सॉरी। हम्म, और वहां पे मोदी जी की मुलाकात वो ओस्लो में है, अभय जी। जी ओस्लो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है हम्म, जहाँ पे बड़ी बड़ी समिट होती हैं। और वहाँ पे ओस्लो का एक खास बात और है, वो नॉर्वे में है। हम्म, नॉर्वे में एक सबसे बड़ा पेंशन फंड है हम्म, गवर्नमेंट का। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड है। करीब करीब $2.2 ट्रिलियन एसेट अंडर द मैनेजमेंट है उनके पास है। और वो भारत में भी उसका काफी प्रेजेंस था। काफी सारी कंपनीज में भारत में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था। लेकिन हम्म, पिछले 2-3 साल पहले हम्म, करीब करीब अडानी की 3-4 कंपनियों से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था। हम्म, और उसमें से एक रीजन ये अमेरिका में करप्शन चार्जेस भी थे। हम्म। और जब भारत सरकार गए हैं, प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो अगर ये केस सॉल्व हो गया है तो शायद इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं दोबारा खोली जा सकती हैं, और खुलनी भी चाहिए। तो उसमें संभावनाएं तो खुलती हैं। जी, देखिए अभी आपने कहा कि दक्षिणपंथी राजनीति में एक ये प्रवृत्ति पैदा हुई है कि जब राष्ट्रों के नेता, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति जाते हैं तो अपने साथ अपने कारपोरेट जो सरबराह होते हैं, उनकी प्रतिनिधि मंडल भी जाते हैं, उनकी डीलें वगैरह कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कराई, लेकिन ये काम वो खुलकर करते हैं। ये काम वो गोपनीय तरीके से नहीं करते। और ये सुविधा वहाँ के सभी जो शीर्ष कारपोरेट घराने हैं उनको, या कंपनियाँ हैं, उनको उपलब्ध होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके अंदर कोई खास पूंजीपति जो है उनका क्रोनी हो, तो उसी के लिए सारा काम किया जा रहा हो और दूसरे लोगों को नुकसान होगा इसलिए उसको छुप के किया जा रहा हो, मतलब जो है। यहाँ भारत के साथ समस्या ये है, खासतौर से जो मोदी जी के अदानी जी से संबंध है, वो ये है कि वो उनकी जो मदद करते हैं, वो मदद वो उस तरह करते हैं जैसे कि जैसे अंडर हैंड, जो अंडर द टेबल जो काम किए जाते हैं, और तो उस शैली में मदद करते हैं उनकी। वो खुल के अबे नहीं जी, करते। वो खुलकर कहें कि हम अदानी जी की मदद कर रहे हैं, हम बिरला की भी मदद करेंगे, हम टाटा की भी मदद करेंगे, हम एयरटेल की भी मदद करेंगे, हम रिलायंस की मदद करेंगे, रिलायंस की मदद करते भी होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जो मोदी जी के, जो अदानी जी के साथ करते हैं, वो काफ़ी गोपनीय सा मामला होता है उनका। असली समस्या ये है, इसीलिए इसको क्रोनी कैपिटलिज़्म कहा जाता है। अभय जी, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। हुँ, इसको देखने का एक और नजरिया है। हुँ, देखिए, एक मैंने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में कहा था कि दया, दुआ और दोस्ती, हुँ, इन चीजों पे किसी भी देश की विदेश नीति नहीं हो सकती। हुँ, यहां पे आपको इस पूरे एपिसोड को इस दया, दुआ और दोस्ती से मिलाने की जरूरत है। एक देश की विदेश नीति उस देश की जरूरतों के हिसाब से होती है। इंटरेस्ट रिमेन द सेम, कंट्री रिमेन द सेम, प्रेसिडेंट्स एंड थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग। यहां पे जो समस्या है बेसिक, वो दूसरी तरह की है। समस्या ये है कि भारत का जो अपना इंटरेस्ट है वो कुछ और है, और जो विदेश नीति है वो किसी एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य, भारत के इंटरेस्ट को लेकर वो विदेश नीति नहीं बनाई जा रही है। हुँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारत का काफी बड़ा तबका जीसीसी कंट्री और मिडिल ईस्ट में रहता है, काम करता है, और वहां से अरबों खरबों रुपए वापस भेजता है। हुँ, भारत का बहुत छोटा तबका जो है वो इजराइल में रहता है और वहां से काम करता है, और शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इजराइल से पैसे इंडिया भेजता होगा। हुँ, अभी तक की जितनी सरकारें थी, उनकी सारी विदेश नीति इस बात से भी थी काफी हद तक कि हमें मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, इज्जत और उनकी जॉब की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हुँ, और उसी के तहत वो अपनी नीति, विदेश विदेश नीति बनाते थे, डायस्पोरा को बीच में रखते हुए, और उस नीति को आगे बढ़ाते थे। ये पहली बार हुआ जब भारतीय लोगों को इन जीसीसी कंट्री में सेकंड थर्ड ग्रेड का ट्रीटमेंट दिया गया और सरकार ने कुछ नहीं बोला। लेकिन विदेश नीति एक अलग पर्पस से बनाई गई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक नई विदेश नीति भारत में आई है, I2U2। I2U2 विदेश नीति जो है,
उसका मतलब है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। ये अगर इसको देखा जाए तो ये 4 देशों का एक ग्रुप है। आप इसको लेके अपनी विदेश नीति ना बना सकते हैं ना डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन भारत ये I2U2 नीति को देश पे इंपोज करने वाला है, कर रहा है। अब I2U2 नीति के तहत आप मुझे बताइए, आप अभी कुछ समय, महीने पुरानी बात है, 2025 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हवाई जहाजों से हथकड़ी डाल के इंडियंस को वापस भेजा था। क्या ये जायज है? क्या ये I2U2 नीति के तहत आता है? सेम प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की है, सेम प्रॉब्लम I2U2 या अदर जो भारत की विदेश नीति है उसके अंदर है। भारत की विदेश नीति भारत और भारतीयों के हितों को लेकर नहीं बनाई जा रही है, वो कुछ चंद इंटरेस्ट को लेकर बनाई जा रही है और कुछ चंद लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। असली इशू वो है। तो नहीं, तो उसका मेरे ख्याल फायदा उन लोगों उसका फायदा उन लोगों को ही मिलता है जिनके लिए वो नीति बनाई जा रही है, और पूरे देश को उस नीति को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसका फायदा देश को नहीं मिलता है। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो और तब स्पष्ट होगी जबकि इस चीज के ऊपर और विस्तृत प्रकाश डाला जाए कि केवल विदेश नीति जो है वो 4 देशों की विदेश नीति है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएस। उसका आप यही नाम है कह रहे हैं? I2U2। हाँ, ठीक है, आप उसका एब्रिविएशन बता रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं बता नहीं रहे हैं। ये आधिकारिक एब्रीविएशन है। नहीं, आधिकारिक एब्रिविएशन की भारत सरकार के किसी दस्तावेज में है क्या ये? हाँ हाँ, ये I2U2 इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर यू सेइंग दैट दिस एब्रिविएशन इज प्रेजेंट इन सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार ये विदेश नीति चला रही है और इसमें दूसरे किसी हित की उसे कोई चिंता नहीं है। भले ही वहां पर रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले जो संदिग्ध तरीके से रहने वाले भारतीय हैं, उनका किस तरह हथकड़ी बड़ी लगा के भेजा गया, या मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों के साथ जो सलूक किया गया, इसकी भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। उसे केवल इन देशों के साथ में संबंध कैसे अच्छे रहें, बेहतर रहें, केवल इस बात की चिंता है। और इसी के लिए शायद इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, भारत की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। यही कारण है ना? अबे जी, एक विदेश नीति या कोई भी नीति हम्म। का एक लॉजिकल बेसिस होता है। हम्म। वो लॉजिकल बेसिस लोगों को समझ में आना चाहिए किसी तरह से। जैसे अभी युद्ध से 1-2 दिन पहले मोदी जी ने इजराइल की यात्रा की। उसके 2 दिन बाद ही युद्ध शुरू हुआ। तो एक स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या था। सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्क थी कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री को एक ऐसे देश के बीच में से गुजार दिया, यहाँ से युद्ध होने वाला है और युद्ध हो चुका है, और कुछ हो जाता तो क्या क्या असर होता, समझ में, मेरे तो कॉम्प्रिहेंशन से ही वो समझ में बाहर है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको, पहला। दूसरा, हमारा मिडिल ईस्ट, एक कितनी पॉपुलेशन हमारी भारत की उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रहती है। यूएई के ऊपर मिसाइलें गिरी, तब से यूएई में कितने भारतीय परेशान हो रहे हैं, कितने भारतीय लोगों की जॉब चली गई, कितने भारतीय लोगों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि नौकरी जाने के बाद 1 महीने का टाइम देते हैं वो लोग। आज मोदी जी ने डील यूएई में की, 4 मिलियन बैरल का स्टोरेज बनाया, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। मेरी इच्छा या मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट होती, या मेरी उनसे एक गुजारिश है कि जो भारतीयों की नौकरी से निकाला जा रहा है उनके बारे में ये बोल देते कि सर आप इनको 30 दिन की बजाय 120 दिन रहने की यूएई में परमिशन दे दें। तब तक शायद पूरी खाड़ी का मामला शांत हो जाएगा और इन लोगों को वापस आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। ये सब चीजें विदेशी नीति के डिस्कशन से बाहर है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि नीतियां जो है वो आम जनता को फोकस और सेंटर में रख के नहीं बनाई जा रही है, वो किसी और पर्पस से बनाई जा रही हैं, जिनका पर्पस शायद सरकार या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है जनता को। आपका अभी क्या तक अंदाज है, वो मकसद क्या हो सकता है? अभय कुछ जी, उसकी तरफ इशारा कीजिए, कुछ रोशनी डालिए थोड़ी बहुत। अभय जी, वो मकसद तो
अगर सरकार ये एक्सप्लेन क्या कर दे, संकेत क्या मिल रहे हैं? मैं आपको सरकार ये एक्सप्लेन कर दे कि मोदी जी इजराइल लड़ाई से एक दिन पहले क्यों गए थे, तो वो तो आज तो तक किया अवार्ड नहीं। हम लोग तो जाने कब से इस बात को उठा रहे हैं। आज तक तो नहीं सरकार ने इस बात पे सरकार की तरफ से लगातार चुप्पी है। नहीं, एक विदेश मिनट, मंत्रालय द्वारा चुप्पी, सबकी चुप्पी। एक मिनट, क्या अवार्ड लेने गए थे? हुँ, क्या पार्लियामेंट में स्पीच देने गए थे? हुँ, अगर इतने काम के लिए गए थे तो वो तो ऑनलाइन भी हो जाता। हुँ, जब वर्क फ्रॉम होम वो सबको करने की कह रहे हैं तो इसमें भी वो वर्क फ्रॉम होम ही करवा लेते और पार्लियामेंट में स्पीच ऑनलाइन दे देते और अवार्ड भी ले लेते। हुँ। तो जब सरकार जब तक इस बात को क्लियर नहीं करेगी कि युद्ध से 2 दिन पहले क्या आवश्यकता थी, तो हम क्या समझेंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार किसी भी तरह की नीति देश और देश की जनता को सेंटर में रख के नहीं बना पा रही है, किसी भी तरह की। हुँ। नहीं, नहीं, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है और इस दृष्टि से कम नई परख के मंच पर मैं नहीं मानता हूँ सोशल मीडिया में कहीं ये बात और कही गई है कि भारत की पूरी विदेश नीति जो है, वो 4 क भारत को मिलाकर 4 कंट्रियों पर 4 देशों के ऊपर ही केंद्रित रह गई है और उसका एक भारत की तरफ से एक दस्तावेजी एक एक आधिकारिक नाम भी है आईयू आई आई क्या बताया आपने? I2U2, आईटी आई आईटीयूटी तो ये आई एक टू नाम हाँ, आई टू यू टू हाँ, I2U2 ये एक आधिकारिक नाम भी है। मेरे लिए कम से कम ये बिल्कुल नई बात है, जो नहीं, आपने आप बताई एक बात और बताइए, नई परख आज के से दर्शकों के लिए भी नई बात होगी। आप एक बात बताइए, आज से कई साल पहले आपने पंचशील नीति सुनी थी भारत की। हुँ, हुँ, आपने भारत की नैम नीति सुनी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके अंदर एक नीति होती है, हुँ, उस नीति में जो फिट होता है वो उसमें आता है। उसका एक अलग दूरगामी एक विजन होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक मिशन होता है। हुँ, इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट्स का या किसी भी क्लैरिफिकेशन का मामला गायब है। हुँ, ठीक बात है। अभी मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, हुँ, मिलता-जुलता ही सवाल है, कहने के लिए वो कुछ भी है। भारत में ब्रिक्स की समिट होने वाली है। हुँ, अभी भारत में अफ्रीका की समिट होने वाली है। हुँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कई प्रतिनिधि भारत आएंगे। खरबों रुपए का एक्सपेंस है। हुँ, खरबों रुपए खर्च का ईंधन जला के वो लोग भारत आएंगे। हुँ, सारे डिप्लोमेट्स आएंगे। आज की डेट में खाड़ी युद्ध के होने के कारण से सभी देशों पे पेट्रोल का और इस तरह की इकोनॉमी टाइट का असर है। थोड़ा सा भारत सरकार को, और उससे बड़ी बात, उसकी डेट जो है वो ईद के अगले दिन है। हुँ, अफ्रीका की सारी कंट्री जो है मुस्लिम बाउल कंट्री है। हुँ, अब उसमें से ईद के अगले दिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश की ईद छोड़ के किसी दूसरे देश में तो मनाने नहीं जा सकता किसी कीमत पे भी। हुँ, भारत जो लीवरेज अफ्रीका में ले सकता था, इस समिट को 5 दिन आगे करके या 10 दिन आगे करके या 6 महीने बाद करने के बाद, जब पेट्रोल की प्राइस कम हो जाते या विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाता, आप एक राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, 50 देशों के राष्ट्रपति या हेड ऑफ द स्टेट आमंत्रित होंगे। अब आप फिर कंजूसी दिखाना चालू करेंगे, फिर आप चाइना से कैसे कम्पीट करेंगे? हुँ, आप बोले हम 4 गाड़ी की 2 गाड़ी दे पाएंगे साहब। हम आपको इकोनॉमी क्लास के टिकट दे पाएंगे, बिजनेस क्लास का टिकट नहीं दे पाएंगे। आपको दे देंगे तो आपके सेक्रेटरी को नहीं दे पाएंगे। मैडम नहीं आ पाएंगी, आप अकेले आ जाओ, सिंगल रूम ही ले लो आप। आप ठीक है, आप मेट्रो से ट्रेवल कर लेना, आप एयरपोर्ट से लेके होटल तक आप मेट्रो से आ जाना। आप भारत देश है, देश बहाल है, आप एक इंटरनेशनल पावर स्टैब्लिश करना चाहते हैं और इस बीच में फिर आप इस तरह के प्रस्ताव लेके आएंगे तो भारत को लोग कैसे सीरियस देखेंगे? नहीं, आपने विशाल जी बहुत भारतीय विदेश नीति की एक बिल्कुल नए तरह की आलोचना पेश की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर और भी विचार होना चाहिए और मैं ये चाहूँगा कि अपने आने वाले कार्यक्रमों में आप इसके और पहलुओं के ऊपर भी प्रकाश डालें और साथ में कुछ ये भी संकेत करें, ये भी बताएँ, भले ही वो कयास की शक्ल में ही क्यों ना हो, ये भी बताएँ कि ये आखिरकार नीति बनाई गई है, तो इसकी व्याख्या दरअसल है क्या? इसके पीछे का कोई अल्पकालीन या दूरगामी मकसद क्या है? क्योंकि मोदी जी अभी कम से कम 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं ही, तो अभी जो उन्होंने नहीं, नीति बना दी है 2029 तक तो चलेगी ही चलेगी नीति। नहीं, तो अभय जी, जी, ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं है। ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और सजेशन है।
नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कोई नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं, कोई नहीं, नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। हुँ, ये आवश्यकता है, चूँकि हम बाहर रहते हैं। मैंने आपको कहा था ये प्रोग्राम शुरू करने के पीछे आपने मुझसे पूछा भी था, उद्देश्य यही था, हुँ, व्हाट दिल्ली कांट सी फ्रॉम सिटिंग इन दिल्ली। हुँ, जो दिल्ली को दिल्ली में बैठ के नहीं दिखता है। हुँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव सजेशन है, ये रिक्वायरमेंट है। हुँ, आप किसी भी आप किसी भी देश के राष्ट्रपति से बात कर लीजिए। एक राष्ट्र मैं आपको बीच का किस्सा सुनाता हूँ। हुँ, एक राष्ट्र में हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े मंत्री जाना चाह रहे थे और वो मंत्री जी बड़े आतुर थे आने के लिए। उन्होंने उस राष्ट्र के लोगों से बात की कि हम वाक़ई में आपके देश से, और उस देश में आने का पर्पस भी था, इकोनॉमिक रीज़न थे, पॉलिटिकल रीज़न थे। बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन जो डेट थी, वो भी ईद और रमज़ान के बीच की डेट थी। तो उस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने ये बोला कि साहब हम आपको खाना नहीं दे पाएँगे। हम आपकी खातिरदारी उस तरह से नहीं कर पाएँगे जो आप डिज़र्व करते हैं और जो हम आपको देना चाहते हैं। हम आपसे जो हाथ जोड़ के गुज़ारिश करते हैं कि आप रमज़ान के बाद आएँ। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा पार्ट है कि आप अपनी ट्रिप को या किसी इवेंट को टाइम कैलेंडर 2 साल पहले डिसाइड होता है। आप इतना तो समझ के बनाएँ कि ईद के जस्ट 2 दिन 1 दिन बाद ही आपने अफ्रीका की समिट रख दी है, जहाँ पर 70 से 90% देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुस्लिम्स हैं और उनका आने की संभावना ही नहीं है वो। हुँ। अब आप अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोगों से बीच में समिट करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के संग फोटो खिंचवाएँगे। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ हाँ, गया। भारत एक बड़ा देश है, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और उनके बगल से एक डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी फोटो खिंचाएगा उस देश का, वो एक नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। हुँ, ठीक हाँ, बात है। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी, इस बहुत सुंदर बहुत चर्चा के लिए और गहन चर्चा के लिए। बिल्कुल नई बातें आपने रखी, नए तथ्य रख के। वास्तव में आप ठीक ही कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में बैठकर वो चीज़ें नहीं देख पाते, जो एक दूरी से बैठकर आप उसको देख पाते हैं, क्योंकि आप उस जगह भी, उस मुकाम पर भी मौजूद हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा सुविधा है नई चीज़ों को देखने की। हम लोग जल्दी ही इसी तरह के प्रश्नों के ऊपर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।